साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल RSN रूप सिंह नरूका पर स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति सिलेबस के अध्याय 4 तक देख चुके हैं और आज हम देखेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति परीक्षा सिलेबस अध्याय 5। तो चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति प्रश्न पत्र अध्याय 5। विधि विरुद्ध जमाव व बलवा क्या है? विधि विरुद्ध जमाव व बलवा में अंतर है तथा दंड के प्रावधान बताएं। उत्तर है भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के अनुसार 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा। यह कहा जाता है कि उन व्यक्तियों का जमाव का उद्देश्य निम्न में से कोई हो। 1 नंबर, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल या लोक सेवक को जो विधि पूर्वक या विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक बल या प्रदर्शन द्वारा अंतकित करता हो। 2 नंबर, कानून व कानूनी प्रक्रिया के पालन को रोकना। 3 नंबर, किसी रिश्ती या आपराधिक अनाधिकृत प्रवेश या अन्य अपराध। 4, किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक बल या प्रदर्शन द्वारा उसकी संपत्ति पर कब्जा करना या उपयोग से रोकना। 5, आपराधिक बल या प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति से किसी कार्य को करने के लिए बाध्य करना या कार्य का लोप करवाना, जिसका दंड है भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के अनुसार 6 माह तक का कारावास, जुर्माना या दोनों। भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार यदि किसी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया गया है तो उस जमाव का प्रत्येक सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। दंड है भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अनुसार 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों। विधि विरुद्ध जमाव धारा 141, बलवा धारा 146। अब इसमें अंतर क्या है? विधि विरुद्ध जमाव में इसमें सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग आवश्यक नहीं है, जबकि बलवा में इसमें सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के बल या हिंसा का प्रयोग आवश्यक है। विधि विरुद्ध जमाव में यह बलवे के अपराध की अपेक्षा छोटा अपराध है। बलवा यह एक गंभीर अपराध है। विधि विरुद्ध जमाव प्रत्येक सदस्य को 6 माह का कारावास या जुर्माना का दंड। बलवा में इसमें 22 वर्ष तक का कारावास व जुर्माने का दंड। विधि विरुद्ध जमाव में धारा 143 और बलवा में दंड धारा 147। प्रश्न, आपराधिक मानववध तथा हत्या का अर्थ उदाहरण सहित समझाते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट करें। मानववध कब हत्या नहीं है, उल्लेख करें। उत्तर है भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अनुसार आपराधिक मानववध जब किसी व्यक्ति द्वारा मृत्यु करने के आशय से या ऐसे शारीरिक क्षति पहुंचाने की आशय से जिसमें कि मृत्यु किया जाना संभव हो और यह ज्ञान रखते हुए कि उस कार्य से मृत्यु होने की संभावना है, ऐसा कार्य करके मृत्यु करता है तो वह आपराधिक मानववध कहलाता है। आवश्यक तत्व। 1 नंबर, किसी व्यक्ति का वध करना। 2, वध कोई ऐसा कार्य करके जो मृत्यु करने के आशय से किया हो, ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से किया हो जिसमें मृत्यु की संभावना हो, ऐसा कार्य से मृत्यु होने की संभावना हो, ऐसी जानकारी हो। दंड है भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अनुसार आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अनुसार हत्या कुछ अपवादों को छोड़कर मानववध हत्या है। 1 नंबर, यदि वह कार्य जिससे द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने का आशय से किया गया हो, या यदि वह कार्य शारीरिक चोट पहुंचाने के आशय से किया हो जिसका अपराधिक को ज्ञान हो कि उसे मृत्यु संभव है। 3, यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाने के आशय से किया हो और चोट जिसको पहुंचाने का आशय को प्रकृति के साधारण क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। 4, यदि वह कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना असहनीय संकट प्राण घातक है कि पूर्ण संभावना है कि मृत्यु
कारित कर ही देगा और ऐसी शारीरिक चोट पहुंचा ही देगा कि जिससे मृत्यु कारित होना संभव हो। मानव वध हत्या नहीं है या हत्या के अपवाद। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में मानव वध हत्या नहीं है। 1 नंबर, गंभीर क्रोध या आकस्मिक उत्तेजना, निजी शरीर संपत्ति की आत्मरक्षा, लोक सेवक द्वारा अचानक लड़ाई होने पर, मृत की पूर्व सहमति से। दंड भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अनुसार मृत्यु दंड या आजीवन कारावास या जुर्माना या दोनों। भारतीय दंड संहिता की धारा 303 के अनुसार आजीवन कारावास का सिद्ध दोष अपराधी द्वारा कारित हत्या में मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। अब इनका अंतर, आपराधिक मानव वध 299 धारा, हत्या धारा 300। इनमें अंतर देखते हैं। कोई व्यक्ति आपराधिक मानव वध का दोषी है यदि उसका कार्य जिससे किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हुई है निम्न परिस्थितियों में किया गया आपराधिक मानव वध होगा। हत्या 300 में कुछ अपवादों को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है यदि किए गए कार्य से मृत्यु कारित होती है जो निम्न आशय से किया हो। आपराधिक मानव वध मृत्यु करने के आशय से किया जाता है, हत्या मृत्यु करने के आशय से किया जाता है। आपराधिक मानव वध इस आशय से चोट पहुंचाई जाती है कि जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना प्रतीत होती है। हत्या इस आशय से चोट पहुंचाई जाती है कि जिससे मृत्यु होना संभव हो तथा ऐसी चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। आपराधिक मानव इस अज्ञान से कार्य किया जाता है कि जिससे मृत्यु हो जाने की संभावना हो। हत्या में इस ज्ञान से कार्य किया जाता है कि कार्य इतना संकटमय है कि उससे मृत्यु की पूर्ण संभावना है या शारीरिक चोट ऐसी है कि जिससे मृत्यु को हो जाना संभव है। नेक्स्ट प्रश्न, रोजनामचा आम से आप क्या समझते हैं? रोजनामचा आम में झूठी प्रविष्टि दर्ज करने व नष्ट करने के क्या प्रावधान है? रोजनामचा आम की उपयोगिता का वर्णन करें। फिर से सुने, रोजनामचा आम से आप क्या समझते हैं? रोजनामचा आम में झूठी प्रविष्टि दर्ज करने व नष्ट करने के क्या प्रावधान है? रोजनामचा आम की उपयोगिता का वर्णन करें। उत्तर है रोजनामचा आम दैनिक डायरी है। पुलिस अधिनियम की धारा 44 व आरपीआर 1965 की धारा 3.38 के तहत एवं पुलिस एक्ट 2007 की धारा 39 के अनुसार संधारित किया जाता है। आरपीआर नियम 3.38 के तहत पुलिस थाना, पुलिस लाइन, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, पुलिस चौकियों पर रोजनामचा आम कार्बन कॉपी की 2 प्रति होंगी। एक प्रति मूल रजिस्टर में व कार्बन कॉपी नियत समय में व्रताधिकारी को भेजी जाएगी। पृष्ठों का अंकन माह की अवधि के लिए होता है। रोजनामचा आम 200 पृष्ठों का 100 के होते हैं, एक मूल होती है, एक कार्बन कॉपी होती है। रोजनामचा आम आरंभ व अंत करने का निर्धारण पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार होता है। सेकंड, रोजनामचा आम में एसएचओ या साक्षर लिपिक द्वारा प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक रपट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रत्येक गतिविधियों की प्रविष्टि तुरंत की जाएगी। प्रविष्टि के बाद नीचे लाइन खींची जाएगी। 3 नंबर, रोजनामचा आम में प्रत्येक दिन आरंभ में बंदियों के नाम, अपराध, गिरफ्तारी का समय व दिनांक, जमानत पर छोड़ने व जमानत देने वाले का नाम, समय, अंतिम प्रविष्टि, केस बुक में शेष राशि का इंद्राज किया जाएगा। 4 नंबर, रोजनामचा आम में थाने पर होने वाले प्रत्येक घटना का इंद्राज किया जाएगा। आमद रवानगी पर थाने पर आने वाले समस्त आगंतुकों का आने का कारण व रवानगी का कारण अंकित होगा। आरपीआर नियम 3.39 के अनुसार रजिस्टर में प्रविष्टि किए जाने वाली बातें क्या क्या है? पशुओं की संख्या व विवरण का पकड़ने का कारण, सीआरपीसी की धारा 356 के अधीन छोड़े गए अपराधियों को थाने पर आने का दिन, समय और उद्देश्य। 3 नंबर, पुलिस स्टेशन पर ड्यूटी पर आने जाने का लेखा जोखा। 4 पुलिस अधिकारियों का आने जाने का समय। 5 अनुसंधान पर जाने वाले आयु की आमद रवानगी। 6 अनुपस्थिति का कारण। 7 सभी प्रकार के संदेशों, संपत्ति, नकदी की प्राप्ति व भिजवाने का विवरण। 8 नाकाबिल दस्तानजी के अपराधों का विवरण। 9 पुलिस स्टेशन पर बंदियों से मिलने आए व्यक्तियों के नाम, बंदियों को छोड़ने का विवरण।
सम्मान प्राप्ति का विवरण, मालखाने में रखी संपत्ति का विवरण, स्थायी अग्रिम खर्च की गई राशि, डाकघर की तिजोरी में रखने व निकालने का समय व विवरण। 10 संज्ञेय अपराध की सूचना, FIR की सूचना मजिस्ट्रेट को भेजने के संबंध में। 11 थाने पर कोई भी इतला प्राप्त होती है उसका इंद्राज किया जाता है। रोजनामा आम में गलत झूठी प्रविष्टि RPR 1965 के नियम 3.14। जो कोई पुलिस अधिकारी रोजनामा आम में झूठी प्रविष्टि करेगा, चाहे किसी उच्च अधिकारी के निर्देश से ही की गई हो, उसे नौकरी से अलग कर दिया जाएगा। रोजनामा आम की जिल्द के ऊपर इस प्रकार की प्रविष्टि का इंद्राज किया जाता है। रोजनामा आम को नष्ट करना RPR 1965 नियम 3.41 के अनुसार रोजनामा आम में की गई अंतिम प्रविष्टि के दिनांक से 2 वर्ष की अवधि के पश्चात नष्ट हो जाता है। रोजनामा आम की उपयोगिता। 1 नंबर, मुलाजमानों पर अंकुश बना रहता है व अनुशासन बना रहता है। 2 नंबर, रोजनामा आम में दर्ज रपट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत न्यायालय में मान्य है। 3 नंबर, रोजनामा आम के अवलोकन से उच्चाधिकारियों को दर्ज अभियोग, घटना व अनुसंधान अधिकारी की जानकारी मिलती है। पेंडिंग अभियोग के संबंध में जानकारी मिलती है। 4 नंबर, अगर जबानी इतला पर अभियोग पंजीबद्ध हुआ है, अदालत में साक्ष्यों पंजीबद्ध हुआ है में देने से पहले इतला कुलिंदा की मृत्यु हो गई हो तो वह रपट साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत न्यायालय में मान्य है। 5 नंबर, जबानी इतला पर दर्ज अभियोग झूठा पाए जाने पर उसके खिलाफ धारा 182/211 IPC के तहत कार्रवाई की जा काम में आती है। 6 नंबर, रोकड़ बही व रोजनामा आम में अंकित रपटों के मिलान पर अगर विरोधाभास पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ 409 IPC के तहत कार्रवाई में रपट मदद करेगी। नेक्स्ट प्रश्न, चोरी किसे कहते हैं? चोरी के अपराध के आशय तत्व बताते हुए दंडों की व्याख्या करें। उत्तर है, भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में से कोई चल संपत्ति उस व्यक्ति की सहमति के बिना बेईमानी से लेने के आशय रखते हुए वह संपत्ति लेने के लिए हटाता है तो वह चोरी कहलाती है। चोरी के आवश्यक तत्व है: 1 नंबर, संपत्ति किसी अन्य के कब्जे में। 2 चल संपत्ति। 3 सहमति के बिना। 4 आशय बेईमानी से लेने पर। 5 वस्तु का हस्तांतरण। दंड है धारा 379, 3 वर्ष का कारावास या अर्थदंड या दोनों। धारा 380 निवास से चोरी में दंड है 7 वर्ष का कारावास या अर्थदंड या दोनों। धारा 381 में है लिपिक या नौकर द्वारा चोरी, 7 वर्ष का कारावास व अर्थदंड या दोनों। धारा 382 में चोरी, मृत्यु या चोट पहुंचाने की तैयारी के साथ 10 वर्ष का कठोर कारावास या अर्थदंड या दोनों। तो साथियों, इसी के साथ हमारा ये कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति सिलेबस अध्याय 5 समाप्त होता है। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल RSN रूप सिंह नरूका पर आप विजिट करें और मैं कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स अपलोड करता रहता हूं। और साथियों, पिछले जो 3-4 वीडियो मैंने कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति परीक्षा के बनाए हैं, उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो साथी आप फर्स्ट बार मेरे YouTube चैनल पर विजिट किया है वो वहां से उस लिंक पे क्लिक करके और वो वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।